16 साल से लगातार रंगमंच में, भारतीय रंगमंच में सक्रिय भूमिका अदा कर रहा हूँ, बतौर राइटर, बतौर निर्देशक, बतौर अभिनेता। और पिछले 10 साल से मैं मुंबई फिल्म जगत में हूँ। करीब 1 दर्जन के आसपास मैंने एडवर्टीज़मेंट किए हैं, बड़े चैनलों के प्रमोशंस किए हैं, और कई बड़े जी टीवी के और दूरदर्शन के मैंने कई टीवी शोज़ किए हैं। और फ़िलहाल पिछले 4 सालों से मैं टीवी इंडस्ट्री को छोड़ के फिल्म इंडस्ट्री में सिनेमा जगत में काम कर रहा हूँ। मेरी कई सारी फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं और 2-3 इस साल मेरी फिल्म या अगले साल आने की कोशिश में है। तो जो फिल्में रिलीज हुई हैं उनको दर्शकों को, हाँ, मेरी जो पहली फिल्म थी वो रहस्य थी, मनीष गुप्ता उसके डायरेक्टर थे, और आरुषि हत्याकांड बहुत चर्चित कांड था, उसके ऊपर फिल्म बनी थी जिसमें एक अच्छा किरदार मैंने निभाया है। और एक फिल्म आई थी रघु, जो रोहित शेट्टी प्रोडक्शन की कंपनी की थी फिल्म। और अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बायोपिक आ रही है, उसमें हूँ। और द शैडो ऑफ ओथेलो एक नाटक है, आप सभी जानते होंगे, विलियम शेक्सपियर का, उस पर आधारित एक बड़ी कॉमेडी फिल्म है जिसमें मैं और संजय मिश्रा और भी कई बड़े अच्छे एक्टर हैं। उसमें एक बहुत ही अच्छा किरदार मैंने निभाया है, जो अभी हाल ही में उसको पूना इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। और आगे ये कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा रही है, और उम्मीद है कि 2021 में हमारी फिल्म रिलीज़ होगी। और ये हमारे जो उद्देश्य है, जीवन का लक्ष्य है, ये उस तरफ की चीज़ें हैं। दूसरा, चूँकि मैं आत्मा से शरीर में कलाकार हूँ, और गांव से मेरा बहुत लगाव रहा है। मैं कई वर्षों तक मैं गांव का जीवन जिया। फिर मैं लखनऊ में मैंने भातखंडे विश्वविद्यालय से संगीत की पढ़ाई की, और मैंने 6 साल वहाँ रंगमंच भी सीखा बड़े बुद्धिजीवियों से, जो वहाँ के प्रबुद्ध डायरेक्टर हैं। तो मैंने वहाँ की लखनऊ का भी जीवन जिया, और पिछले 10 वर्षों से मैं मुंबई की चकाचौंध, वहाँ की लाइफ और वहाँ का जीवन, वहाँ की जीवन शैली जो है उसको भी जी रहा हूँ। और कहीं ना कहीं मेरी आत्मा में मेरा गांव बसता है। तो पिछले 5-6 वर्ष से हमारे मन में एक थॉट आया कि जब हम अपनी दिशा में काम कर रहे हैं, अमूमन ये होता है, आप देखते हैं कि कोई आदमी सर अधिकारी हो जाता है, कर्मचारी हो जाता है, या किसी पद पे जाता है, जैसे ही वो गांव से बाहर जाता है गांव को भूल जाता है, गांव के लोगों से कट जाता है। तो जो हमारी आत्मा है, जो हमारा मूल है, वो हमारा गांव है। अगर हम गांव में पैदा हैं तो, और एज ए इंडियन, एज ए आप गांव के सदस्य होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी है कि आपने अपने लिए ही किया, आपने समाज के लिए क्या किया, आपने अपने गांव के लिए क्या किया, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं द तर्कस, और आज हमारी टीम उपस्थित है एक ऐसे युवा व्यक्तित्व के साथ जिसको आप तक संप्रेषित करने में हमको बहुत प्रसन्नता हो रही है। और ऐसी ज़रूरत है कि हमारे देश के नौजवान इस तरह से व्यापक सोच को लेकर के कुछ प्रयोग धर्मी बने, और कुछ कर गुजरने को आतुर हो करके जब उतरते हैं तो कुछ न कुछ इतिहास बनता है। आज हमारे साथ हैं सुजीत अस्थाना, और सुजीत अस्थाना आजमगढ़ के देवगांव के निकट तरफ काजी गांव के रहने वाले हैं। और इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा के बाद जो अपनी एक दिशा चुनी मास कम्युनिकेशन का, और उसके ज़रिए क्रमशः वो मुंबईया फिल्म जगत की ओर आकर्षित हुए, और वहाँ पहुँच करके उन्होंने अपने ज्ञान को, अपनी प्रतिभा को एक दिशा देने का जो कोशिश किया, आज उनका परिचय इस रूप में उभर करके सामने आया है कि उन्होंने कई सीरियल्स में काम किए हैं, लेखन का काम किया है, और गीतें लिखते भी हैं और गाते भी हैं। और इसके साथ ही जो सबसे बड़ा परिचय, जो पहला परिचय मेरे सामने उभर करके आया, वो ग्रामीण विकास पर आपकी एक जो सोच है, और उस सोच को सोचते तो बहुत लोग हैं, लेकिन उसको ज़मीन पर उतारने का काम करने वाले कम मिलते हैं। आपने उस काम की शुरुआत किया है, और उसमें आप एक ऐतिहासिक संदर्भ पैदा कर रहे हैं। इस बात को मैं यकीनन कह सकता हूं कि आने वाले समय में वह एक इसका नमूना बनेंगे कि ग्रामीण विकास का एक मॉडल देने की उनकी ज़बरदस्त कोशिश है। और वो मानते हैं कि इस काम में अभी गए पिछले दिनों जो हमारे जनपद आजमगढ़ के जिलाधिकारी थे, उन्होंने काफ़ी कुछ मदद किया। तो ऐसी शख्सियत से मैं आपको रूबरू कराता हूं, और मैं उनसे खुद चाहूँगा कि वह अपने शब्दों में अपना एक संक्षिप्त परिचय देते हुए बात को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए आपसे मिलाते हैं। ये हैं सुजीत अस्थाना जी जो हमारे साथ हैं, और मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें और आगे की बात बढ़ाएं। पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे गांव में आए, आपका बहुत स्वागत है। और द तर्कस की पूरी टीम को और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और मेरी पहली रिक्वेस्ट है कि जितने भी दर्शक हैं वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारे जैसे और भी तरीके के जो ज्ञानवर्धक चीज़ें, वीडियोज़ हैं, वो आपको मिलती रहें।
अब करते हैं मुद्दे की बात। अ, मेरा परिचय सर ने बता दिया कि मैं कौन हूँ। मैं इस गांव से पैदा हुआ और 16 साल से लगातार रंगमंच में, भारतीय रंगमंच में सक्रिय भूमिका अदा कर रहा हूँ, बतौर राइटर, बतौर निर्देशक, बतौर अभिनेता। और पिछले 10 साल से मैं मुंबई फिल्म जगत में हूँ। करीब 1 दर्जन के आसपास मैंने एडवर्टीज़मेंट किए हैं, बड़े चैनलों के प्रमोशंस किए हैं, और कई बड़े जी टीवी के और दूरदर्शन के मैंने कई टीवी शोज़ किए हैं। और फ़िलहाल पिछले 4 सालों से मैं टीवी इंडस्ट्री को छोड़ के फिल्म इंडस्ट्री में, सिनेमा जगत में काम कर रहा हूँ। मेरी कई सारी फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं और 2-3 इस साल मेरी फिल्म या अगले साल आने की कोशिश में है। जो फिल्में रिलीज हुई हैं उनको दर्शकों को हाँ, मेरी जो पहली फिल्म थी वो रहस्य थी। मनीष गुप्ता उसके डायरेक्टर थे और आरुषि हत्याकांड बहुत चर्चित कांड था, उसके ऊपर फिल्म बनी थी जिसमें एक अच्छा किरदार मैंने निभाया है। और एक फिल्म आई थी रघु, जो रोहित शेट्टी प्रोडक्शन की कंपनी की थी फिल्म। और अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बायोपिक आ रही है, उसमें हूँ। और द शेडो ऑफ ओथेलो एक नाटक है, आप सभी जानते होंगे, विलियम शेक्सपियर का। उस पर आधारित एक बड़ी कॉमेडी फिल्म है जिसमें मैं और संजय मिश्रा और भी कई बड़े अच्छे एक्टर हैं। उसमें एक बहुत ही अच्छा किरदार मैंने निभाया है, जो अभी हाल ही में उसको पूना इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। और आगे ये कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा रही है और उम्मीद है कि 2021 में हमारी फिल्म रिलीज़ होगी। और ये हमारे जो उद्देश्य हैं, जीवन का लक्ष्य है, ये उस तरफ की चीज़ें हैं। दूसरा, चूँकि मैं आत्मा से शरीर मैं कलाकार हूँ और गांव से मेरा बहुत लगाव रहा है। मैं कई वर्षों तक मैं गांव का जीवन जिया। फिर मैं लखनऊ में मैंने भातखंडे विश्वविद्यालय से संगीत की पढ़ाई की और मैंने 6 साल वहाँ रंगमंच भी सीखा बड़े बुद्धिजीवियों से, जो वहाँ के प्रबुद्ध डायरेक्टर हैं। तो मैंने वहाँ की लखनऊ का भी जीवन जिया और पिछले 10 वर्षों से मैं मुंबई की चकाचौंध, वहाँ की लाइफ और वहाँ का जीवन, वहाँ की जीवन शैली जो है उसको भी जी रहा हूँ। और कहीं ना कहीं मेरी आत्मा में मेरा गांव बसता है। तो पिछले 5-6 वर्ष से हमारे मन में एक थॉट आया कि जब हम अपनी दिशा में काम कर रहे हैं, अमूमन ये होता है, आप देखते हैं कि कोई आदमी सर अधिकारी हो जाता है, कर्मचारी हो जाता है या किसी पद पे जाता है, जैसे ही वो गांव से बाहर जाता है गांव को भूल जाता है, गांव के लोगों से कट जाता है। तो जो हमारी आत्मा है, जो हमारा मूल है, वो हमारा गांव है। अगर हम गांव में पैदा हैं तो, और एज ए इंडियन, एज ए आप गांव के सदस्य होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी है कि आपने अपने लिए ही किया, आपने समाज के लिए क्या किया, आपने अपने गांव के लिए क्या किया, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें नागरिक समाज शास्त्र में पढ़ाया गया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो हमें इस समाज में ही रहना है। तो हम समाज को क्या देके जा रहे हैं? क्या हम अपने लिए जी रहे हैं या हम लोगों के लिए जी रहे हैं? तो हम अपने समाज को क्या देके जा रहे हैं? तो मेरी ये सोच हुई कि मैं मरने से पहले अपने समाज को क्या दे रहा हूँ। मैं लोगों का एंटरटेनमेंट भी कर रहा हूँ और फिर मैं 6 महीने 1 साल में जब मैं अपने गांव, अपने माँ बाप के पास आता हूँ, अपने गांव आता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपने जीवन काल में अपने गांव को क्या दे सकता हूँ अपने माध्यम से, और अपने आने वाली पीढ़ी को क्या सकारात्मक एक ऊर्जा से भरी चीज़ें मैं उनको क्या दे सकता हूँ कि जो हमारी चीज़ों को वो आगे क्रमशः जारी रखें और एक अच्छे समाज के निर्माण में उनका योगदान बने, जैसे मैं एक छोटा सा योगदान कर रहा हूँ। उसी क्रम में मेरा एक थॉट गया कि मैं क्यों न अपने गांव के विकास पर ध्यान दूँ और एक ऐसा मॉडल तैयार करूँ जो भारत में एक अनूठा हो। और पिछले 5 वर्षों में, जैसे हर एक गरीब गांव की एक उम्मीद होती है कि गरीब आदमी है, किसान है, तो उसका सरकार से एक उम्मीद होती है कि सड़क, बिजली, पानी मिल जाए, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अब तो राशन भी ऐड हो गया है। तो मैंने शुरुआत की सड़क बनवाने को लेकर कि मैंने देखा और मैंने पूरे गांव का सर्वे किया कि इस गांव की मूलभूत सुविधाएं क्या हैं, यहाँ लोगों की ज़रूरतें क्या हैं। तो मैंने पूरे गांव का सर्वे किया, घर घर जाकर एक रजिस्टर उठाया और मैंने लोगों की समस्याएं नोट की। किसी ने कहा नाली, किसी ने कहा खड़ंजा, किसी ने कहा हमको पेड़ चाहिए, किसी ने कहा राशन कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है। तो मैंने उस चीज़ को डिवाइड किया अलग अलग। मैंने कहा जो सबसे मेन चीज़ है वो गाँव की सड़क है। तो मैंने 3 साल प्रयास किया और 3 साल में मैंने गांव की दोनों सड़कें बनवाई। एक के लिए जो पीछे आप सड़क देख रहे हैं, ये 14 लाख में पूरी सड़क बनके तैयार हुई, जो 900 मीटर है। फिर माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के माध्यम से हमारे गांव की जो मुख्य सड़क है, जो 24 साल बाद बनी, जो हमारी जीवन रेखा है, हमारे यहाँ की आप लाइफ लाइन कह सकते हैं गाँव की, वो 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क 31,04,000 में बनी। तो मुझे एक ऊर्जा मिली कि हो सकता है कि मेरी जो प्लानिंग है वो आगे आने वाले समय में वो फलीभूत हो, आगे सही दिशा मिले। तो फिर जब सड़क का काम हो गया तो फिर मेरे दिमाग में आया कि अब बिजली पे आते हैं। तो बिजली के लिए फिर मैंने ऊर्जा मंत्री से अप्रोच किया। संयोग से उनके जो पीआरओ हैं हमारे बैच में, हम लोग यूनिवर्सिटी में साथ पढ़े हैं, तो मैंने उनसे कहा, तो हमने एक ईमेल भेजा, उनको चिट्ठी लिखी कई सारी कि आप हमारे गांव का, अभी भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, अभी भी मैं
मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखने वाला हूँ कि जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और बिजली विभाग सबसे ज़्यादा घाटे में है, तो इसमें क्या बेसिक बदलाव करें कि ये विभाग भी उभर जाए और सरकार को भी इससे फ़ायदा हो और लोगों को सही सुविधा इस चीज़ से मिले सर। जैसे मेरा ये था कि आप पहले खुला तार हटवा दीजिए ग्रामीण क्षेत्रों का खासकर। ये आपके सुझाव है सरकार को? सरकार को जी कि वो हम आगे आपको डिटेल में जब हम उस पर आएंगे तो बताएंगे। उसके बाद फिर ये हुआ कि अब हमको अपने गाँव को ग्रीन लैंड बनाना है, तो हमने छोटी छोटी योजनाएँ बनाई। आपने शहरों का गार्डन देखा होगा, इसलिए मैंने गाँव का गार्डन मैंने एक अभियान चलाया, गाँव का गार्डन। उस गांव के गार्डन अभियान में मैंने कई सारी 5-6 योजनाएं डाली। सबसे बड़ी योजना है कि एक वृक्ष पूर्वजों के नाम। मैंने एक फलदार पेड़ मैंने ख़रीदा, चाहे वो अपने पैसे से लोगों से सहयोग लिया, तो मैंने उनसे पेड़ लिया फलदार और वो गांव-गांव घर-घर जाके मैंने उनको दिया कि ये आप अपने वो पितृपक्ष में हमने शुरू किया था कि जो पितृ आप पानी ज़मीन पे गिरा देते हैं तो वो पानी आप उस पेड़ में गिराइए और अपने दादाजी, पिताजी, माताजी के नाम पे वो पेड़ लगा दीजिए। तो आपके प्रकृति के प्रति और अपने जो इस धरती पर नहीं है, जो हमारे पूर्वज हैं, तो हमारी स्मृति में हमेशा जीवित रहेंगे। वो आपने पितृपक्ष को एक नया वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण और नया आयाम देने का काम किया है। और दूसरी चीज़ जो हमारा एक और अभियान है जो काफ़ी सफल रहा है, एक पेड़ बचपन का। मैंने बच्चों को मोटिवेट किया, गाँव के छोटे छोटे जो बच्चे हैं मैंने उनको एक पेड़ गिफ्ट किया, छायादार है, फलदार है, फूलदार है। मैं बोलता हूँ कि आप अपने उम्र जब छोटे हैं 10 साल के, तो आप एक पेड़ लगाइए, आपकी ग्रोथ जैसे होगी वो भी उसकी भी ग्रोथ होगी। तो आप उससे दोस्ती करिए, बातचीत करिए और उसकी केयर करिए। तो आप जैसे आप मेरे घर के दरवाजे पर जो पेड़ देख रहे हैं वो मैंने 20 साल पहले लगाया था, आज वो इतना बड़ा विशाल पेड़ हो गया। मुझे खुशी होती है कि उसका लाभ हर आदमी ले रहा है। तो ऐसे आने वाली जनरेशन को भी हम एक समाज से जोड़ रहे हैं, प्रकृति से जोड़ रहे हैं और एक अच्छा काम हो रहा है। तो ये बच्चे भी मोटिवेट हो रहे हैं। अभी जैसे मैं अकेले पेड़ लेके आ जाऊँ तो अभी 20-25 बच्चे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो बच्चों को जोड़ा। फिर ऐसे कई हैं, जैसे इस रोड का अलग कॉन्सेप्ट है, या गांव का गार्डन है, या मिनी फॉरेस्ट बनाना है गांव को। तो ऐसे 4-5 छोटे छोटे हमने ऐसे अभियान बनाए, लोगों को जोड़ा और इस तरीके से हम गांव को गार्डन बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। और बीज बम का हमने कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया। लोग बच्चे छोटे छोटा बम बनाते हैं, बीज डाल के हम लोग फेंकते हैं, तो उसमें बारिश का पानी पाते हैं, उसमें से बीज निकलता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने कहीं से देखा था, जो हमने अप्लाई किया उसको। और दूसरी चीज़ कि पूरे लॉकडाउन में इधर हमने करीब 1000 पेड़ लगाए जो आज सुरक्षित हैं, 2-4 इधर उधर हुए होंगे। फिर हमारी एक योजना है जगमग योजना, अभी बिजली की बात चल रही है पेड़ की, तो मैं बता रहा हूँ कि हमने लोगों से सहयोग लेके और अपना हमारा जो टैक्स का पैसा आता है, जो हम एंटरटेनमेंट में काम करते हैं तो हमारा टैक्स कटता है, तो उसका भी जो पैसा इनकम टैक्स रिटर्न आता है वो पैसा हम गांव में इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी लगभग गांव में हमने 30-20 वाट का LED बल्ब हमने खंभों पर लगा दिया है। तो हमारी योजना का नाम ही है जगमग योजना, हमारे गांव की जगमग योजना। गांव के लोग अंधेरे में आते जाते थे, तमाम पेड़ पौधे हैं वो ऐसा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक छोटा एक कम संसाधन में हम ऐसा उजाला करें कि लोगों को सुविधा भी हो, हमारा ज़्यादा पैसा भी खर्च ना हो। तो हमने अब तक 30 बल्ब 20-20 वाट के लटकाए हैं और आप शाम के समय आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने में। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कर रहे हैं। जैसे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समूह बनाया, गांव के 26 कुओं को गोद लेकर उन्हें जीवित कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिन पे काम चल रहा है। आपके सारे काम प्रकृति के बहुत करीब हैं और कहीं न कहीं आपकी जो योजना है, आपने जो पेड़ों को लगाने का क्रम शुरू किया है, आने वाले समय में निश्चित ये गांव एक सुंदर सा प्राकृतिक मनोरम दृश्य उपस्थित करेगा। और इसके संदर्भ में मुझे सुमित्रानंदन पंत की कविताएं याद आ रही हैं कि सिखा दो ना है मधुप कुमारी मुझे भी अपने मीठे गान, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी कैसे तूने पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिणी सीखा यह स्वर्गिक गाना। तो ये वातावरण प्रकृति के करीब ही होता है और प्रकृति के सुकुमार कवि पंत ने जो पंक्तियाँ ये उद्धृत की हैं, जो प्रस्तुत की हैं, तो इस तरह के गांव का निर्माण करने के लिए आपको निश्चित तौर से आपने एक बड़ा बीड़ा उठाया है और इसके चलते गांव का एक मॉडल खड़ा होगा। और मैं समझता हूं कि ये पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के लिए, क्योंकि एक गांव का मॉडल अगर सफल होता है तो पूरे देश के लोग उसको समझ सकते हैं। मेरा एक सवाल आपसे है कि देश में जिन लोगों ने गांव सवाल चलते चलते करें, चलते हमारे दर्शकों को ये भी पता चलेगा कि सिर्फ बातें ही हो रही हैं, आगे बढ़ते रहे, कुछ गाँव भी दिखाया जाए। तो हमारे आपके जो दर्शक होंगे जी अब वो हमारे भी दर्शक बन जाएंगे, तो वो तो ये भी तो देखेंगे। इधर चलिए। मैं ये पूछ रहा था कि हमारे देश में कई लोगों ने गांव के विकास का मॉडल अपने ढंग से खड़ा किया है, क्या आपने उसमें से कुछ मॉडलों का अध्ययन किया
ऐसा संजोग बना? नहीं, हाँ, ये जितने भी हम चीज़ें आपको बता रहे हैं सब हमारा खुद का क्रिएशन स्वतः आपने अपने भीतर से जो आवाज़ आई उसके हिसाब से आपने हाँ, और काम करना अभी अभी जो हम अपना काम पहले धरातल पे करके दिखा देंगे, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार अभी नहीं कर रहे हैं। आप जैसे लोग आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि कम से कम आप लोग आके मेरे काम को दूसरे तक ले जा रहे हैं। ये अच्छे संदेश का संप्रेषण होना आपके माध्यम से, लोग कम से कम अवेयर होंगे। हो सकता है कि मैं कुछ लोगों से प्रभावित हुआ हूँ तो और भी लोग इससे प्रभावित हों और इस पर काम करें, मुझे बहुत खुशी होगी। और मेरा ये था कि कुछ ऐसी क्रिएटिव चीज़ें करें जो कम संसाधन में। मैं राज्य सरकार और भारत सरकार को ये अपनी जो प्लानिंग है इसलिए मैं देना चाह रहा हूँ कि भारत गांव का देश है और गांव का विकास होता है तो पूरे देश का विकास होगा, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो गांव का, या गांव की ग्रीनरी हो, या खेती किसानी से संबंधित हो। ठीक है, इन सब चीज़ों पे, बिंदुओं पे काम करने की ज़रूरत है। और मेरे इस तरीके से 21-22 पॉइंट हैं जो हम उनको सरकार को सुझाव देंगे कि आप इन चीज़ों पे काम करिए और बेसिक बदलाव करिए। अभी जैसे मुझे कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं कि चुनाव होता है तो उसमें शिक्षा का कॉलम है ही नहीं कि आप अशिक्षित भी हैं तो भी हो सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कह रहे हैं कि शिक्षा मस्ट कर दीजिए। और एक प्रधान ही होता है जो गांव का विकास कराता है, वो आपकी कड़ी है, वो उसको जनमत प्राप्त है। तो आप उसको पहले तो शिक्षित बनाइए या शिक्षित कैंडिडेट करिए। और दूसरी चीज़ कट कर दिए, देखिए गंदगी, चलिए शुभ होता है। तो हाँ, तो गांव का प्रधान ही होता है जो उस चीज़ का, गांव का ग्रामीण विकास करता है, जिसमें बहुत बड़ा योगदान उसका होता है, वो सरकार की योजनाओं से जुड़ा हुआ होता है। तो आप उसको शिक्षित करिए और बेसिक फेर बदलाव करिए। आप जैसे कि आप पहले पंचायती राज विभाग की जो बुकलेट है, आप जैसे मैं प्रधानी चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ, इसके कई फ़ायदे हैं। मैं चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ग्रामीण विकास की कितनी योजनाएं हैं। या सड़क बनेगी तो प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना, सांसद विधायक पंचायती राज से भी बनेगा या किसी और योजना से बनेगा, हमें पता होना चाहिए। तो इस तरीके से जो हम धरातल पे काम करेंगे तो वो असर दिखेगा। तो आप उन, और एजुकेशन मस्ट रखिए। एजुकेशन, आपने शिक्षा को प्राथमिकता दिया और यहाँ तक आपके विचार हैं कि शिक्षा अनिवार्य कर दिया जाए, जो भी कोई प्रतिनिधित्व करे। दूसरी चीज़ कि आप यूथ को ज़्यादा मौका दीजिए। 40 साल रखिए, 25 साल से 40 साल, ठीक है। और उसमें आप उनको बुकलेट, जैसे मैं प्रत्याशी हूँ, मैंने पर्चा भर दिया, तो आप मुझे एक बुकलेट प्रोवाइड कराइए और उसको स्टडी किया जाए कि आप ग्रामीण समग्र विकास किस तरीके से हो सकता है। उसका टेस्ट लीजिए ब्लॉकों पर, वीडियो के माध्यम से एक लिखित परीक्षा हो, उसमें 100 क्वेश्चन हो, आपसे पूछा जाए कि अगर आपको खड़ंजा बनवाना है तो आपको किससे किससे अप्रोच करना है, कैसे कैसे बनवाया जाता है। तो उससे उसके दो फायदे हैं। एक तो ग्राम जितने प्रत्याशी हैं वो इसको स्टडी करेंगे, हाँ, और वो मिसगाइड नहीं हो पाएंगे, उनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, उनको उनकी जानकारी मिल जाएगी। और उस एग्ज़ाम में जो सबसे अच्छा नंबर लेके आएगा, आप उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड रखिए कि यही 3 लोग इसमें लड़ेंगे। तो जातीय लड़ाई नहीं होगी, पार्टीवाद लड़ाई नहीं होगी, ठीक है। इससे क्राइम रुक जाएगा, जो मजबूरी बन जाएगी। 2 बच्चे का जो सरकार सोच रही कॉन्सेप्ट आना चाहिए, इससे बहुत हद तक क्राइम, ज़्यादातर जो रिस्क होता है वो ग्राम प्रधानी के चुनाव में होता है। गोलियां चलती हैं, हत्याएं हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, गुटबाजी हो जाती है, बिरादरीवादी होती है, जातवादी होती है। ये चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। नहीं, आपकी बहुत अच्छी सोच है। मुझे लगता है कि इसमें हर गांव के जो समस्याएं हैं उनकी एक डायरेक्टरी बने उस गांव में, और हर गांव की संभावनाओं की भी एक डायरेक्टरी बने जो उस गांव के हर प्रत्याशी या हर नागरिक के समझ में हो कि हमारे गांव की ये मूलभूत समस्याएं हैं और ये उसकी संभावनाएं हैं कि जो हम इस गांव में कुछ खास और बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल हमारे दिमाग में आ रहा है कि गांव की एक समस्या नशाखोरी है। इस पर आपने क्या सोचा है कि इस पर कैसे हम अंकुश लगाएं? ये तो अभी खास नहीं सोचा है। बड़ा मुश्किल है जी, क्योंकि नशा ये थोड़ा सा व्यक्तिगत हो जाता है और ये मूलतः स्वतः सोचने की ज़रूरत है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं कि गलत। कभी कभी चुनाव में हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा वो दारू घर बांटा जाता है। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सरकार मेरी इन बातों, मेरे जो 10 पॉइंट है, इन 10 पॉइंट्स को अगर इम्प्लीमेंट करा दे तो मैं बता रहा हूँ कि दारू बंद हो जाएगा, क्राइम खत्म हो जाएगा और गांव का समग्र विकास होगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि जैसे 3 प्रत्याशी आए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप उसमें 2 बच्चे का कॉन्सेप्ट रखिए, आधे लोग ऐसे छट जाएंगे। अभी लोगों के मन में डर आ गया कि यार 2 बच्चे वाला आ सकता है, ठीक है, तो आधे लोग ऐसे छट जाएंगे, 2 बच्चे वाले रह गए। अब एजुकेशन मस्ट हो गया, छट गए अपने आप। दूसरा, अगर 10 प्रत्याशी अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें 3 ही पास होंगे, तो गांव की मजबूरी बन जाएगी
कि उन्हीं 3 लोगों में से देना है, चाहे वो जात से प्रभावित होकर दे दें, चाहे एजुकेशन से प्रभावित होकर देंगे, चाहे विकास को संबंधित अपना हित देख के वो दे दें। वही 3 आदमी चुनाव होगा जो नंबर 1 पर जो जीतेगा। सरकार उनको लैपटॉप प्रोवाइड कराए और उनको स्मार्टफोन प्रोवाइड कराए, और जितने भी ग्रामीण विकास से संबंधित है वो PDF में उनको दे कि भाई ये आप रखिए, और हर 15 दिन 1 महीने पे आपको पूरा अपडेट देना है, हमें ईमेल के थ्रू देना। आप उनकी ट्रेनिंग कराइए, ठीक है, और ख़ासकर यूथ को जोड़िए, इससे बेरोजगारी कम हो जाएगी। मेन समस्या ये है। अब दादाजी हैं प्रधान हैं, दादाजी एकदम मरने के कगार पे हैं, वो वहाँ नहीं जा सकते। अब 90-80% ये हो रहा है, भारत के गाँव की चुनाव की बात करें तो 80% ऐसा हो रहा है कि लोग थर्ड पार्टी काम कर रहे हैं। आप अपने गांव में देख लीजिए, हम अपने गांव में देख लें, तो हमेशा थर्ड पार्टी काम करती है। प्रधान जो भाभी जी हैं काम भैया कर रहे हैं, देवर जी काम कर रहे हैं जी, हाँ, ससुर जी काम कर रहे हैं, या ससुर बाबा हमारे प्रधान हैं तो पता लगा कि उनका पोता कर रहा है सारा लिखा पढ़ी, उनका अंगूठा लगा काम। ऐसा नहीं होता है। आप ऐसा रिस्क क्यों ले रहे हैं? ये इस चीज़ को बदलाव की ज़रूरत है। आप जब 370 हटा सकते हैं, आप नया कानून ला सकते हैं, आप 3 तलाक ला सकते हैं, तो आप ये 2-3 मूलभूत सुविधाओं, मूलभूत जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप कम क्यों नहीं कर सकते? आप शिक्षा डालिए उसमें, आप उसमें डालिए कि अब एग्ज़ाम होगा। क्यों नहीं एग्ज़ाम होगा? क्योंकि जो गांव का विकास करेगा, जो भारत की आत्मा है उसका विकास करेगा, तो वो एजुकेटेड क्यों नहीं होना चाहिए? उसको जानकारी क्यों नहीं होनी चाहिए कि हम गाँव का विकास कैसे करें, हम किससे अप्रोच करें, हम किनसे मिले कि हमारा काम होगा। यही बात है। तो अभी आप देख रहे थे, हमारी बात हो रही थी अस्थाना जी से, सुजीत अस्थाना जी से, और उन्होंने बहुत ही विस्तार से एक गांव के विकास की क्या अवधारणा होनी चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए, और जो उन्होंने अपना एक थीम बनाया है, अध्ययन किया है, जिसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उस पर आपने व्यापक प्रकाश डाला। और मैं चाहता हूं कि कोई भी विचारधारा के लोग हों, जो हमारे दर्शक हैं, जो देश के नौजवान हैं, किसी भी विचारधारा कहीं से भी वह उठ रहे हैं, उनको चाहिए कि वह अपनी विचारधारा के अनुरूप गाँव के डेवलपमेंट का एक मॉडल खड़ा करें। क्योंकि जब हम केवल बहस करते हैं, केवल बात करते हैं, तो किसी को अच्छा और किसी को बुरा बताने में तुरंत हमको कोई गुरेज नहीं आता। लेकिन जब हम काम करके खड़ा करेंगे तो उसको लोग देख पाएंगे, और उसको देख करके यह फैसला कर पाएंगे कि निर्माण कैसे होगा, भारत का निर्माण कैसे होगा। एक अच्छे भारत के निर्माण के लिए हमको काम करना होगा, और जब काम की बात आएगी तो मुझे लगता है कि विचारधाराओं के स्तर पर जो तमाम सारे मतभेद हैं, तमाम सारे झगड़े हैं, वो एक किनारे हो जाएंगे, और सबसे बड़ा मुद्दा बनकर आ जाएगा काम, काम और काम। और काम बोलेगा, और जब काम बोलेगा तो नए भारत का निर्माण होगा। और उसी दिशा में कहीं न कहीं सुजीत अस्थाना के ये प्रयास हमें प्रासंगिक लगते हैं, और हम उनको धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं, और हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते रहेंगे। और अगले एपिसोड में भी हम आपसे बात करेंगे, और लगातार बात करेंगे, क्योंकि आप युवा हैं, और इस देश के निर्माण में अपने अनुभवों को आप बताएंगे, और पूरे देश के युवाओं से शेयर करेंगे, और हमको नया भारत बनाना है।